हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने संसाधनों के विषय में पढ़ा था और संसाधनों की परिभाषा क्या है, संसाधनों का अर्थ क्या है, उनको हम लोगों ने समझ लिया था। एकेडमिक पोर्शन जो था उसे हम लोगों ने समझ लिया था। आज हमें उसके व्यवहारिक पक्ष पर बात करनी है और मैंने जैसा बताया था, यह वीडियो जो आज का है यह एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, सामान्य जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पठन पाठन प्रक्रिया से दूर भी हैं, लेकिन आज की जो भी दुनिया है उसमें चल रहे जो भी बर्निंग इश्यूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको समझना चाहते हैं आप, उनकी समझ रखना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अभी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में COP26 की बैठक चल रही है, जहां अभी प्रधानमंत्री जी भी गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ग्लासगो में यह बैठक क्यों चल रही है, जलवायु परिवर्तन पर बात हो रही है, तो इन पहलुओं को समझना है। तो आज की यह क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसा समझा था कि संसाधन रिसोर्सेज का जो मूल तत्व है वह क्या है, उपयोगिता। संसाधन में किसी पदार्थ का अस्तित्व तो है, पदार्थ की बात है, लेकिन पदार्थ की मात्रा से अधिक इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि पदार्थ की उपयोगिता क्या है, पदार्थ का कार्य क्या है, प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है। तो यहां आप लोगों ने देखा रिसोर्सेज की जब हम बात करेंगे, रिसोर्स की जब हम बात करेंगे संसाधन, तो वहां हम देखेंगे उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है मात्रा से। इट मीन्स यूटिलिटी आर फंक्शंस ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी, मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। क्वांटिटी मात्रा से उपयोगिता या प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है मात्रा से। और औद्योगिक युग में जो भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज है, वहां यह जो अवधारणा है बहुत ही महत्वपूर्ण रही और इसी के आधार पर उपयोगितावाद, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यह अवधारणा आई। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब उपयोगिता की बात की जाए तो हमें इसका अर्थ यह है कि संसाधन की मात्रा पर ध्यान नहीं, संसाधन की उपयोगिता पर गौर करना है। तो जिस भी संसाधन का उपयोग करें उसका अधिकतम उपयोग करें। तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब लेकिन इसी अवधारणा का परिणाम यह है कि आज हमें जलवायु परिवर्तन और अनेक इस तरह की समस्या दिखाई दे रही हैं और आज मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस थियरी से संसाधनों का धारणीय उपयोग, संसाधनों का धारणीय उपयोग, संसाधनों का धारणीय उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आज हम इस अवधारणा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज का बर्निंग इश्यू यही है। तो आज की क्लास में अभी हम यहाँ संसाधनों के उपयोग का अर्थ क्या है और किस प्रकार इन संसाधनों का उपयोग करना है और किस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अवधारणा है, और इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं।
तो आइए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संसाधनों की उपयोगिता पर। प्रकृति का संसाधनों के उपयोग से क्या संबंध है? तो मैंने जैसा आपको बताया कि संसाधनों का उपयोग मानव विकास के लिए, मानव अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मानव, आपको पता है कि संसाधनों का उपयोग करता है और मानव में ही यह क्षमता है कि अपने आसपास के परिवेश में परिवर्तन कर सकता है, परिवेश को अपने अनुकूल बनाने का में समर्थ है। यह क्षमता मानव में है। और मानव जब यह प्रकृति के साथ अनुकूलन का कार्य करता है, प्रकृति में परिवर्तन करता है, तो यह परिवर्तन प्रकृति के द्वारा पुनः समायोजित किया जाता है। और यह एक सीमा के अंदर जब यह परिवर्तन होता है तो प्रकृति उस परिवर्तन को करने में सक्षम होती है। और जब यही परिवर्तन एक सीमा से अधिक होता है तो यह उस संतुलन को, उस बैलेंस को, उस समायोजन को जो प्रकृति में उपलब्ध है डिसबैलेंस करता है, असंतुलित करता है। और यह असंतुलन मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा करती है। और यही जो स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण जैसी स्थिति कहलाती है। और इसी के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आप कहेंगे जब मानव अस्तित्व के लिए ही समस्या है तो फिर मानव संसाधनों का इस प्रकार उपयोग क्यों कर रहा है? तो देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि मानव के अस्तित्व के लिए संसाधन आवश्यक है, मानव सभ्यता के विकास के लिए संसाधन अत्यंत आवश्यक है। तो इसका अर्थ यह है कि मानव जब विकास की प्रक्रिया में है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक विकास करने के क्रम में, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अधिक विकास करने के क्रम में संसाधनों के अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इस पर जोर देगा। और यही तो है, मैंने जैसा कहा, संसाधनों का उपयोग क्या है? राष्ट्र के आर्थिक विकास में, मानव सभ्यता के विकास में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जो भी हमारा प्रौद्योगिकी विकास है वहां भी संसाधनों की हम बात कर रहे हैं। संसाधनों का विकास जो है, संसाधनों का उपयोग जो है मानव सभ्यता के विकास में, राष्ट्रों के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन जब यही अंधाधुंध प्रयोग हो जाता है, जब यही एक बैलेंस में नहीं होता है तो फिर हमें समस्याएं होती हैं। मानव सभ्यता के लिए, मानव अस्तित्व के लिए समस्या हो रही है, जैसा कि आज हो भी रहा है। और आज इसीलिए ये बैलेंस्ड यूज की बात हो रही है। और उसी से जुड़े हुए ये हैं टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, रिसोर्सेज में हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसी से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि ये जो समस्या आ रही है कि मानव और प्रकृति के बीच जो संतुलन नहीं हो रहा है, मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा रहा है कि प्रकृति उसमें सामंजस्य रख सके, संतुलन कर सके, उसकी भरपाई कर सके। इस स्थिति को हम किस प्रकार से, इस समस्या को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। और इसी पर संपूर्ण वैश्विक समुदाय आज चर्चा कर रहा है और बहुत ही बर्निंग इश्यू है। इसे आपको समझना है तो रिन्यूएबल एनर्जी को समझना होगा। और मैंने जैसा बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह संसाधन है नवीकरणीय जिनकी आपूर्ति प्रकृति द्वारा अल्पकाल में कर दी जाती है। मानव द्वारा संसाधन का उपयोग किया जाएगा और उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाएगा। उस संसाधन को पुनः प्रकृति एक अल्प समय में उपलब्ध करा देती है, तो उसी संसाधन को नवीकरणीय कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वे हैं जो अधिक समय में पुनः हमें प्राप्त होते हैं। लाखों वर्षों का समय लगता है, करोड़ों वर्षों का समय लगता है। और उन तत्वों का उदाहरण है खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला, इस तरीके के तत्व हैं जिनके बनने में एक लंबी प्रक्रिया और लंबा समय चाहिए। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें सतत रूप से कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे हमें जल चक्र के माध्यम से 1 वर्ष के दौरान ही लगभग पुनः प्राप्त हो जाता है, तो जल भी हम इसी में रख सकते हैं। और इसके अलावा अन्य, सूर्य सबसे अधिक है क्योंकि हम देख रहे हैं आज, इसीलिए तो वैश्विक समुदाय इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। हमारे जो देश की अनेक योजनाएं हैं वो भी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर
आधारित अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये हम इसी की समझ रखेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से हम एक और चीज को समझ सकते हैं कि इनके उपयोग के पश्चात मैंने जैसा कहा था कि प्रकृति में असंतुलन, प्रकृति सामंजस्य स्थापित कर सके, पुनः जो परिवर्तन किया जा रहा है मानव के द्वारा, वो प्रक्रिया आसान हो रही है। इसीलिए ज्यादातर इस एनर्जी को हम क्या करें, इस सोर्स को क्या करें, क्लीन एनर्जी। यहां जब हम रिसोर्सेज में एनर्जी की बात करेंगे तो क्लीन एनर्जी, इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की जो हम खासकर बात कर रहे होंगे। तो क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, इसका अर्थ क्या है कि पहली बात तो ये वो तत्व हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय स्रोत, ये वे तत्व हैं जिनकी आपूर्ति प्रकृति अल्प समय में हमें करा देती है। तो पहली बात तो इन्हें हम यूज करेंगे तो जल्दी ही ये संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। और दूसरा, इनसे पर्यावरण में प्रदूषण कम हो रहा है, पर्यावरण में असंतुलन कम आ रहा है, जिसके कारण इन्हें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी भी कह रहे हैं। और इसीलिए बार बार बात हो रही है कि हमें क्लीन एनर्जी का यूज करना है, रिन्यूएबल नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करना है। अब देखिए, अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए कि पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर हम जा सके, क्लीन एनर्जी पे जा सके। नॉन रिन्यूएबल गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग हम करेंगे, लेकिन हमें यही बैलेंस बनाना है कि हम नॉन रिन्यूएबल गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग भी करें, साथ में नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी उपयोग करें और अपने विकास को भी बनाए रखें, और साथ ही हम इन संसाधनों का भी उपयोग कर सकें और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं और आने वाली पीढ़ी को हम संसाधन भी उपलब्ध करा दें, ताकि अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो बहुत अधिक लंबा समय ले रहे हैं पुनः प्राप्त होने में, तो उन्हें अगर हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है उसे प्राप्त नहीं होगा। जैसे ये हम पेट्रोल, डीजल, कोयले की बात छोड़ दें, हम बात कर ले मृदा की उर्वरता, यह भी हम बात कर लेंगे। यदि तो मृदा की उर्वरता क्या है, यदि एक पीढ़ी के लोग मृदा की उर्वरता का इतना अधिक उपयोग कर लें कि अगली आने वाली पीढ़ी को उपयोग ही न कर पाए, तो यह क्या होगा, यह विकास, संतुलित विकास नहीं होगा। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम समस्या पैदा कर रहे हैं। हमें क्या करना होगा, मृदा की उर्वरता का इस प्रकार से उपयोग करना है कि हम अपना विकास भी कर सके और आगे आने वाली पीढ़ी को हम वह मृदा की उर्वरता प्रदान भी कर सके। तो यही क्या कहलाएगा, इसे ही कहेंगे हम सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब यहां ऐसा नहीं है कि हमें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो हम अपने विकास को अवरुद्ध कर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें विकास तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट में हम रिसोर्सेज का इस प्रकार से उपयोग करें कि आज हम विकास भी कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी को विकास करने के लिए, उस विकास को कंटिन्यू, डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, सतत रखने के लिए हम आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन उपलब्ध करा सकें। यही है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी अवधारणा, जिसमें हम यह समझ सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का न्यूनतम उपयोग करना है, ताकि पहली बात वह आने वाली पीढ़ी को हम प्रदान कर सके। दूसरी बात कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो भी होने वाले पर्यावरण को नुकसान है उनसे बचा जा सके, स्वच्छ पर्यावरण भी अगली पीढ़ी को दिया जा सके। और दूसरी बात यह है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम कम से कम प्रदूषण फैला रहे हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को हम संसाधन भी दे रहे हैं, पर्यावरण भी स्वच्छ दे रहे हैं और मृदा की उर्वरता जैसी तत्व, अन्य संसाधन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। और विकास को आज हम कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, अगली वाली पीढ़ी के लिए भी उसकी कंटिन्यूटी को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और यही है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा। रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को लेकर
आपके मन में जो भी दुविधाएं रही होंगी इस वीडियो से निश्चित ही क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद अब हम जो भी बात कर रहे थे COP26 सतत विकास को लेकर या जलवायु परिवर्तन को लेकर जो भी अभी बहस चल रही है, इस मीटिंग के संपन्न हो जाने के बाद हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप उसका अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब वह वीडियो आएगा तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।